तो आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज क्योंकि पहली क्लास है ना, तो हम लोग जो सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पर आज बात करते हैं कि किस टॉपिक का जो है कितना इम्पोर्टेंस है और आपको किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है ना, उसके बाद फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो सिलेबस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब पिछली बार ये रहा है कि जो पेपर आया है वो हमेशा ग्रेजुएशन तक के क्वेश्चंस उसमें से आए हैं, है ना। तो यहाँ पर हमेशा एक कॉमन सा ये रहता है कि भाई सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस हैं या किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो मेन चीज ये है, यहाँ पर आज हम साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बायो की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो 2-3 साल का जो ट्रेंड है उसमें ग्रेजुएशन तक के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अब ग्रेजुएशन का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा कोई बहुत ही बड़ा सिलेबस जो है उस तरीके से है। ये कि जो भी टॉपिक हम स्टडी करेंगे उस टॉपिक के अंदर कुछ पॉइंट्स जो है वो ऐसे होंगे जो आप 10th और 12th तक नहीं पढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा स्ट्रेस करना अपने को, है ना। तो मैं आज जो है सिर्फ आपको एक एक टॉपिक वाइज जो है हम इस पे बात कर लेते हैं कि किस पे कितना क्वेश्चंस हैं और किस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, किसका वेटेज ज्यादा है किसका कम है। ठीक है, क्योंकि आप ये सारे टॉपिक्स तो आप पढ़ ही चुके हो, है ना। आप इनके बारे में एक अवेयर तो हो ही हो कि भाई ये चीजें ऐसे होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम हो गया हो कि हमको पढ़े हुए कुछ टाइम हो गया है, या हमने उस वक्त बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा। ठीक है ना, तो इसको अब हम बहुत अच्छे से कर लें, वो चीज़ें यहाँ पर हम स्ट्रेस करेंगे। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्लास में जो भी यहाँ पर कहा जाए वो चीज़ें आपको बिल्कुल तैयार हो जानी चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा आपको तब नज़र आएगा जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे। जैसे आपको कह दिया कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो करना ही करना है, तो इसका मतलब वो आपको रट जाना चाहिए, एकदम तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि पिछले जो कई सालों के ट्रेंड्स हैं वो यही कहते हैं कि क्वेश्चंस हमेशा ऐसा नहीं कि कहीं और से उठ के आता है, क्वेश्चन उन्हीं चीजों में से आता है, बट कुछ बातों पर हम ध्यान दे पाते हैं और कुछ पे नहीं देते, है ना। और कुछ बच्चों के अपने ब्रेन के हिसाब से टॉपिक जो है उनके अलग अलग होते हैं। कुछ का इंटरेस्ट जो है वो किसी सब्जेक्ट में ज्यादा होता है तो वो उसको बहुत अच्छे से आता है, किसी का कम होता है तो वो उसको कम आता है। कोई उसको देख करके ही ये लग जाता है कि यार ये तो मेरे समझ में नहीं आएगा, तो पहले से ही दिमाग बना लेता है कि ये नहीं आएगा। या फिर कई ऐसे होते हैं कि टॉपिक जिनको देख करके लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा टिपिकल है, या ये मुझे नहीं हो पाएगा, या इसको हम नहीं करेंगे, तो वो ध्यान ही नहीं देता। इस बारे में मेरा कहना यह है कि यहाँ पर जो भी चीजें हम डिस्कस करें आप उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चंस सारी प्रॉब्लम जो है ना वो आपको इजी लगने लग जाएंगे। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर हार्ड होगा या कहीं से और उठ के आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे आप जब क्वेश्चंस को देखोगे जो लास्ट ईयर्स आए हैं या जो और भी क्वेश्चंस हैं, जब आप उनको सॉल्व कर पाओगे तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है ना। बट उसके लिए कंडीशन एक ही है कि आपको हर छोटी से छोटी बात पे ध्यान देना है। जो बात यहाँ कही जाए वो आपको याद होनी चाहिए। जिस पे स्ट्रेस दिया जाए कि नहीं ये तो करना ही करना है, तो वो तो बिल्कुल तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका सिलेबस है इसका, इसमें सबसे पहले हमारे पास में है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना। अब सेल जो टॉपिक है एक, ये आप बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, सेल का मतलब कोशिका के बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करना है। मेरे ख्याल से साइंस में 5th 6th से हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बट इसी टॉपिक में जब हम ग्रेजुएशन लेवल पर जाते हैं तो फिर हमारे पास में इसके अंदर डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर है, सेंट्रल डॉगमा है, ये सब चीजें ऐड हो जाती हैं। और फिर वही बात कि ये ऐसा कोई टिपिकल पार्ट नहीं है, इजी पार्ट है। ठीक है, इसी के साथ में इन्होंने इसमें टॉपिक ऐड किया है बायोमॉलिक्यूल्स का। ठीक है, जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये तीन चीजें दी हैं। बायोमॉलिक्यूल्स और भी हैं जिसमें इसमें इंक्लूड इन्होंने डीएनए आरएनए को किया है और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को किया है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बायोमॉलिक्यूल का है। और जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें ये लगता है कि भाई ये हार्ड होगा या क्या होगा, तो उसमें से बायोमॉलिक्यूल भी एक पार्ट है।
क्यों है बायोमोलिक्यूल? क्योंकि बायोमोलिक्यूल में स्ट्रक्चर भी आ जाते हैं, कई बार स्ट्रक्चर्स पूछते हैं, बट चूंकि आपके जो एग्जाम का लेवल है उसमें स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, उसमें जनरली पूछेगा कि बायोमोलिक्यूल्स के यूज क्या हैं, बायोमोलिक्यूल कितने तरह के होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में आपसे पूछ सकता है कि मोनोसैकेराइड्स क्या है, या जैसे आपसे पूछ लिया कि सुक्रोज क्या होता है, तो सुक्रोज जो है डाइसैकेराइड है, एक तरीके का दो मोनोसैकेराइड से मिलकर के बनता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं पहले भी और पूछे जा सकते हैं। तो सेल से मिलता जुलता ही दूसरा जो आपका पार्ट है वो है जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जब हम मेंडल के बारे में पढ़ते हैं, उसके चेकर बोर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं, तो लगता है कि साइंस का थोड़ा टिपिकल पार्ट है, बट इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सीनियर सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन पेपर देखोगे, सीनियर सेकेंडरी के उसमें देखें, तो उसके अंदर जेनेटिक्स के अंदर जो है हम क्रॉसेस की बात करते हैं, तो उसमें रेशो अनुपात पूछता है, एकल संकरण का अनुपात, द्विसंकरण का अनुपात क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एक जो टॉपिक ऐड किया है वो है ब्लड ग्रुप्स। तो जो ब्लड ग्रुप है उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं बहुत सारे का मतलब हर साल पूछा जाता है लगभग 4 तरह के ब्लड ग्रुप, तो आपको पता ही है, बट क्वेश्चन ऐसा आता है कि पेरेंट्स का ये है, फादर का ये है, मदर का ये है, तो बच्चे का कैसा होगा, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक। और इसी के साथ में जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी कि आनुवंशिकी के जो रोग हैं उन रोगों के बारे में भी इसके अंदर पढ़ना है। तो कोई भी मतलब जेनेटिक्स ऐसा कोई टिपिकल पार्ट नहीं है और इस पे ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए तीसरा जो है हमारे पास में वो टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी हम बोलते हैं जिसमें हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, चूंकि आपके डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है, 5 जगत का जो वर्गीकरण है, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, फंजाई और एनिमेलिया आपने पढ़ा है, ठीक है ना। इसके अलावा इसी में एनिमल किंगडम भी है और इसी में प्लांट ग्रुप्स भी है। इस पार्ट में आपको ज्यादातर एग्जाम्पल्स पे कंसंट्रेट करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो किंगडम दिए हैं एनिमल किंगडम, जैसे मान लीजिए प्रोटोजोआ टू कॉर्डेटा है, अब आपसे वो पूछेगा कि रेडुला किस में मिलता है। रेडुला एक ऑर्गन होता है, अंग होता है, कि वो कौन से फाइलम के एनिमल में मिलेगा। ठीक है, तो हमको हर फाइलम के इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ने खाली और एग्जांपल्स। जैसे जैसे मॉलस्का का नाम सुना आपने, ठीक है ना। मॉलस्क वो होते हैं जो एक शेल में बंद रहते हैं और सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, जैसे शंख है, सीपी है। तो इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन मिलता है जिसको हम रेडुला बोलते हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। इसी में जैसे आपसे पूछ लिया आर्थ्रोपोडा, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा कि कॉकरोच में कितने जोड़ी पैर होते हैं, ठीक है ना। तो आपके एनिमल्स में भी अलग से भी दिया हुआ है कॉकरोच, तो कॉकरोच में कितने जोड़ी पैर होते हैं। अब इसके लिए स्पेसिफिक कॉकरोच को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉकरोच किसका मेंबर है? आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, ठीक है ना। और आर्थ्रोपोडा के जो जितने भी सदस्य होते हैं उन सब के अंदर 6 जोड़ी पैर, मतलब 3 जोड़ी पैर होते हैं, टोटल 6 पैर होते हैं, ठीक है ना। अब आप चाहे मच्छर ले लो, मक्खी ले लो, तितली ले लो, ठीक है। एक इसके अंदर खाली स्पाइडर जो है, मकड़ी, उसमें 4 जोड़ी होते हैं, बाकी सब के अंदर 3 जोड़ी होते हैं, ठीक है ना। ऐसे और एक और चीज ध्यान रखना है इस विज्ञान के अंदर, चूंकि आप सब तो पढ़ चुके हो, पर फिर भी, कि कोई भी शब्द जब आपको ये लगता है कि ये बहुत टिपिकल है या ये मुझे समझ में नहीं आ रहा या ये क्या पूछना चाह रहा है, तो जैसे हम हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से उसके टुकड़े कर दो, ठीक है ना। कैसे करना है? जैसे मैंने आपको अभी एक नाम लिया, कि जैसे हमने नाम लिया आर्थ्रोपोडा, इंग्लिश की टर्म है, हिंदी में हम आर्थ्रो लिखते हैं इस तरह से, पे भी लगाते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं आर्थ्रोपोडा ऐसे, ठीक है। बट इसको हिंदी में नहीं समझा जा सकता, इसको समझने के लिए आपको इंग्लिश में ही जाना पड़ेगा। क्या?
इसको दो पार्ट में यूं तोड़ना है, आर्थ्रो प्लस पोडा। विज्ञान में, साइंस में जहां कहीं भी पोडा शब्द आएगा इसका मतलब फीट होता है, पैर होते हैं। जैसे आपने अमीबा में आपने पढ़ा होगा स्यूडोपोडिया, सुना है, स्यूडो और पोडिया। तो पोडिया का मतलब पैर से, फीट से, ठीक है ना। जैसे ये डायस है एक, आपने सुना होगा, इस डायस को जो है हम लोग पोडियम भी कहते हैं। तो पोडियम का मतलब जो स्टेबल हो, जिसका पैर हो, जो रुका हुआ हो, वो पोडियम है। तो आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रो का मतलब क्या हो गया? आर्थ्रो का मतलब हो गया जॉइंटेड, यानी कि जिसके पैरों में जॉइंट्स हो, ठीक है। तो आपने इंसेक्ट्स में देखा है, पहले यूं अगर बॉडी है तो एक यूं निकलता है, फिर यूं निकलता है, फिर यूं निकलता है, यूं निकलता है। तो ये जॉइंटेड लेग्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आर्थ्रोपोडा। तो ऐसे शब्द को समझोगे तो साइंस में ये जो आपके कंपटीशन के जो पार्ट है वो और भी इजी लगेंगे आपको, ठीक है ना। आप किसी भी शब्द को उठा करके देख लो। जैसे एक शब्द और बताता हूं आपको। जैसे हम जब ब्लड पढ़ेंगे तब हम एक टर्म स्टडी करेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अभी इतनी बड़ी टर्म है, इंग्लिश की टर्म हो गई है ना। ये एक तरह की बीमारी है। ये कब होती है? जब एक महिला जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली हो, उसकी शादी अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले से कर दी जाए तो उनका जो पहला बच्चा होता है वो तो सरवाइव करता है, बट जो सेकंड बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो अब इसको समझ, मान लो आपको नहीं पता, तो आपको थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? इरिथ्रो पहला वर्ड, दूसरा वर्ड ब्लास्टोसिस और तीसरा वर्ड फेटालिस। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड। क्या मीनिंग होता है एरिथ्रो का? रेड, लाल। तो जैसे आप आरबीसी को और क्या बोलते हो? आरबीसी को हम लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में उसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इरिथ्रो यानी रेड और साइट यानी कोशिका, ठीक है। तो लाल कोशिका हो गई। तो इसी तरह से इरिथ्रो रेड हो गई। ब्लास्टोसिस का मतलब होता है उसके ब्लास्ट होने से, फटने से, ब्लास्ट बोलते हैं ना, ब्लास्ट हो गया। और फिटेलिस, फिटेलिस का मतलब फीटस, जो मानव भ्रूण होता है। तो मानव भ्रूण के अंदर अगर आरबीसी फटने लग जाएंगी, रैप्चर होने लग जाएंगी, तो वो बीमारी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो इस तरह से बिल्कुल संधि विच्छेद करो, आपको बहुत सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे। आपको ये भी नहीं कि इसको मैं बहुत ही टिपिकल हिंदी में पढ़ूं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी ऐसी टिपिकल लैंग्वेज नहीं है और हिंदी बहुत ही क्लिष्ट लैंग्वेज है। हमारी मातृभाषा है, ये बात अलग है, पर जो शब्द विज्ञान में यूज किए गए वो बहुत ही क्लिष्ट है। क्लिष्ट का मतलब बहुत ही टिपिकल है, उनको समझने में हमको टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा इन वर्ड्स पे भी आप ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये जो टेक्सोनॉमी है, इसमें इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स के बारे में भी यहां पर पढ़ेंगे। प्लांट ग्रुप्स के अंदर जो है वो एल्गी टू एंजियोस्पर्म है, तो इनके फीचर्स पढ़ेंगे मोस्टली। इसके अंदर आपसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये तो आपने ऐसे ही पढ़े नाम, इनको हिंदी में थोड़ी पढ़ा है, ये तो ऐसे ही होते हैं नाम। अगर मेरा अनिल है तो अनिल ही रहेगा, उसको हम हिंदी में नहीं बोल सकते। तो टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है और फाइनली एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म के अंदर भी फिर दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? मोनोकॉट और डाइकॉट्स, ठीक है ना, ध्यान है। तो इस तरीके से हम ये क्लासिफिकेशन जो है यहां पर स्टडी करेंगे। फिर जो टॉपिक आपके पास में आता है दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। देखो भाई, आप चाहे सेकंड ग्रेड दो, चाहे आप आरएस दो, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दो, कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे और कोई दूसरा एग्जाम दे दो, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी उसका हर क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि ये विज्ञान का पार्ट नहीं रहा, अब साइंस नहीं रही, ये जनरल साइंस हो गया। आपसे पोल्यूशन के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, कहीं पे भी पूछ सकता है। आपको जो है क्या नाम, जो नेशनल पार्क्स है, सेंचुरी, जिनके बारे में आप देखते हो जीके में भी पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है ये बिल्कुल जनरल साइंस का टॉपिक है और हर तरह के कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। इस टॉपिक के ऊपर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।
फिर आता है हमारे पास में बायोटेक्नोलॉजी। ये एक नया विज्ञान है। अब पिछले 5-7 सालों में आपने अगर सुना होगा तो दो नए सब्जेक्ट आए हैं जिनमें आप अपना कैरियर भी बना सकते हो। वो है एक तो बायोटेक्नोलॉजी और एक माइक्रोबायोलॉजी। आप सबके पास में मेरे ख्याल से 12th में साइंस रही होगी, ठीक है ना। और जब साइंस लेते हैं, हम कोई भी बच्चा साइंस लेता है तो हम ये सोच करके लेते हैं कि हम एमबीबीएस करेंगे या हम कुछ और करेंगे, ठीक है ना। वो बात अलग है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं या किसी और तरीके से हम उसको छोड़ देते हैं। उस पर बात नहीं करेंगे अभी हम, वो किसी और दिन मोटिवेशनल उसमें बात करेंगे, ठीक है। बट जो ये सब्जेक्ट है, आजकल जरूरी नहीं कि आप एमबीबीएस करो, आप बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन में आजकल ये सब्जेक्ट आ गए हैं। पहले तो अपने क्या होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होता था। आजकल बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये दो सब्जेक्ट और ऐड हुए हैं और इनके अंदर भी हम लोग जो है ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये अच्छे सब्जेक्ट है रिसर्च के हिसाब से भी, और चूंकि ये लेटेस्ट पार्ट है, नया डेवलपमेंट है, तो इसमें से क्वेश्चंस काफी आते हैं, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो टेक्नोलॉजी में पूछ सकता है, जैसे आपसे पीसीआर रिएक्शन पूछ सकता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, आपसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछ सकता है, क्योंकि ये आजकल काम में आने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। क्लोनिंग के बारे में बात कर सकते हैं हम, क्लोनिंग इसमें आती है। तो ये 12th का पार्ट है। 12th वैसे 12th साइंस के अंदर है और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के साथ में दूसरा दिया है माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी में सारे के सारे आपके क्या आ गए, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये दो सब्जेक्ट अभी अभी आपको बताए थे, तो प्रोकैरियोट्स, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, लाइकेन्स, ठीक है, इन सब का मेडिसिनल यूज जो है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में हम या तो पैथोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, पैथोलॉजी का मीनिंग कि जो बीमारियां इसके अंदर होती है, ठीक है, या फिर उनके क्या क्या यूजेस हैं, उनसे हम कैसे कोई मेडिसिन बना सकते हैं या उनके क्या और लाभ है, वो सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसका मतलब है कि बाह्य आकार की और उसकी आंतरिक संरचना, किसकी, प्लांट की। इसमें मैं एक छोटी सी बात आपको ये बताता हूं कि जो मॉर्फोलॉजी होती है, चाहे वो हम लोगों की हो चाहे प्लांट्स की हो, मॉर्फोलॉजी का मतलब हमेशा होता है बाहर से देखने पर वो कैसे दिख रहा है, पेड़ की पत्ती कैसी है, उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, ये मॉर्फोलॉजी में आता है। बट एनाटॉमी आती है आंतरिक संरचना, अंदर से लीफ में कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, स्टेम में कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, रूट्स में कौन कौन सी हैं। इसमें अगर आप लोगों ने भी 12th में पढ़ा होगा तो आपको 11th में पढ़ा होगा तो आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी, ठीक है ना, प्लांट एनाटॉमी। और उसमें पढ़ते हैं हम तने की संरचना और जड़ की संरचना। तो यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली उनके डिफरेंस क्या आते हैं, कि मोनोकॉट में कैसा होता है, डाइकॉट में कैसा होता है, ठीक है ना, उसकी रूट में और उसकी रूट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट इसमें से जो कैम्बियम एक आपने पढ़ा होगा, एक प्रकार का उत्तक होता है, टिश्यू होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस इसके अंदर ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। इसी में फिर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, इनफ्लोरेसेंस है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब पुष्पक्रम, पुष्पक्रम किस तरह के होते हैं। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, 100%, कि आप लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होगा, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, पुष्पक्रम नहीं पढ़े होंगे आप लोगों ने, पुष्पक्रम को मतलब बहुत कम स्ट्रेस किया होगा, पढ़ा होगा तो आपको ध्यान ही नहीं होगा कि कितने तरह के पुष्पक्रम होते हैं, ध्यान है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम उस वक्त जिस लेवल पे होते हैं ना, उस वक्त हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये आपकी गलती नहीं है, ये हमारे एज में ऐसा होता है। अब जैसे जैसे आप हायर उसमें जाओगे एज ग्रुप में, तो आपको लगेगा ये जो पुरानी चीज देखो यार, ये तो हमने उस वक्त तो पढ़ा ही नहीं है, ऐसा ये तो बहुत ईजी है ना। इसलिए पहले तो सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुश्किल होती है। ये बात अलग है कि देर हो सकती है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये कि अगर आपके मन में डिटर्मिनेशन है, आपके मन के अंदर पूरे का पूरा दृढ़ निश्चय है, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती, आपको मिलेगी, पक्का मिलेगी। ये मतलब क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सत्य है ये। अगर आपको फिर भी असफलता मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है,
आपका दृढ़ निश्चय नहीं है, ठीक है ना। और दृढ़ निश्चय से हम दो चीजों पे बात करते हैं हमेशा, कि हम हमारे जीवन में ऑप्शन रखते हैं। ऑप्शन कैसे रखते हैं? आपका एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है भाई, आपको पता है इन 4 में से एक सही है, आपको पता है अगर वो सही है, उसका आंसर ये है, तो आप सही कर दोगे। पर अगर आपके पास में 3 ऑप्शन और हैं तो आप कंफ्यूज रहोगे। 3 ऑप्शन में से कंफ्यूज करने के लिए तो है। अब इसको अपने लाइफ पे अप्लाई कर लो, कि अगर आपके जीवन में एक ही टारगेट है कि मुझे तो ये करना है, मुझे और कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है, तब तो ये अचीव हो जाएगा। पर अगर आपके जीवन में ऑप्शन आ गया ना कि नहीं यार, मैं ये नहीं होगा तो ये कर लूंगा, ये नहीं होगा तो ये कर लूंगा, ये नहीं होगा तो ये कर लूंगा, तो फिर वो, ठीक है। तो इसको हमने ध्यान रखना, ये फिर कभी अपन बात करेंगे बीच में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर आ जाइए हमारे पास में वाटर रिलेशन। वाटर रिलेशन पार्ट जो है ये फिजियोलॉजी का पार्ट है भाई, प्लांट फिजियोलॉजी, जिसको हम पादप कार्यकी बोलते हैं। इसके अंदर वाटर रिलेशन है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, रेस्पिरेशन है, एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है, इसकी साइकिल्स पूछी जाती हैं। आपको ध्यान होगा C3 साइकिल, C4 साइकिल, ठीक है, हैच एंड स्लैग साइकिल, कैल्विन साइकिल, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जबकि जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है, इसके अंदर 5 हार्मोन है, आपने पढ़े होंगे, 5 पादप हार्मोन है, जिसके अंदर हम बोलते हैं सबसे पहले कि ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, ठीक है ना। और जिब्रेलिन के अलावा एब्सिसिक एसिड है। कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, जिब्रेलिन, इथाइलिन, जिसको हम गैसियस हार्मोन भी बोलते हैं, गैस होती है, और 5वां एब्सिसिक एसिड। ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ये इनहिबिटर होता है, बाकी सारे प्रमोटर होते हैं, यानी कि बाकी 4 ग्रोथ बढ़ाते हैं और वो ग्रोथ को कम करता है, ठीक है। तो इसमें इनके रोल पूछे जाते हैं, तो रोल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आ जाइए एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी। एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी, जिसको हम एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज द एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान जो है, इसमें गैमीट का बनना, युग्मकों का बनना, निषेचन की क्रिया, फिर क्लीवेज यानी कि विदलन, ठीक है, उसके अलावा गैस्ट्रुलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस। चूंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका ह्यूमन से रिलेटेड है, एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी में आपसे यहां पर ह्यूमन के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, ये 11th-12th में नहीं है। 11th-12th में सिर्फ गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन है। 12वीं क्लास में फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में सिर्फ आपके पास में युग्मक बनने की क्रिया है और इसके अलावा निषेचन की क्रिया के बारे में। इसके अलावा जो विदलन है, गैस्ट्रुलेशन है, ऑर्गन बनने की क्रिया है, ये सब ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है ना, वहां ध्यान रखना। फिर आ जाइए एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का कुछ पार्ट, जो कि आपके यहाँ तो पूरा पार्ट है, लेमार्क है, डार्विन है, अडप्टेशन है, नियो डार्विनिज्म है, इसके अलावा स्पीशीज कैसे बनती है, जातियों का निर्माण कैसे होता है, ये सारा है। नीट के सिलेबस से ये पार्ट इसमें से कुछ हटा दिया, उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आ जाइए ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी में आपको हमारे मानव शरीर की आंतरिक संरचना और उसकी कार्यकी के बारे में पढ़ना है। तो इसके अंदर जो है आपके पास में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप देखो यहाँ पर ये बहुत वास्ट पार्ट है, बहुत बड़ा है ये, पर इसने सिर्फ एक लाइन के अंदर इसको खत्म कर दिया। मैं समझता हूँ इसके अंदर कम से कम नहीं तो 10 से 12 पीरियड लगने की संभावना इसमें रहती है, क्योंकि देखो इसमें क्या क्या है, ह्यूमन टिश्यूज हैं, पाचन तंत्र भी है, एक्सक्रीटरी है, उत्सर्जन भी है, रेस्पिरेटरी भी है, सर्कुलेटरी भी है और नर्वस सिस्टम भी। ये बहुत बड़ा पार्ट है, सिलेबस का बहुत बड़ा पार्ट है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर ह्यूमन हेल्थ, ये 12th क्लास के अंदर आपके टॉपिक है, ह्यूमन डिजीज, वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी, इन सब के बारे में, ठीक है। ये तो वो सिलेबस है जो 12th तक का है, ठीक है। इसी सिलेबस को इन्होंने ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में दिया है, जिसको इन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ है, पर इसमें ऐसा कोई खास कोई चेंज नहीं है, सिलेबस वो का वही है, उसी को हम बस ये है कि ज्यादा उसमें पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने भ्रूण विज्ञान में हमने बात की थी,
तो भ्रूण विज्ञान में मैंने आपको खाली डेवलपमेंट तक बताया, अब इसमें और क्या जोड़ दिया, टेस्ट ट्यूब बेबी जोड़ दिया, ठीक है, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके अलावा फेट मैप्स हो गए, यानी कि कौन सी सेल से कौन सा पार्ट बनेगा, ये फेट मैप्स होते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर ऐड कर दिया है। पार्थिनोजेनेसिस है, जिसको हम अनिषेक जनन बोलते हैं, कि बिना निषेचन के ही जनन की, जो मतलब बिना जनन के ही जो ये क्रिया होती है उसको, नियोटेनी है, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर जो है हायर सिलेबस के अंदर और जोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के पूरे सिलेबस के अंदर, अच्छा एक जो टेक्सोनॉमी वाला पार्ट था, उस मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के अंदर, टेक्सोनॉमी के अंदर कुछ फैमिलीज हैं। 12th क्लास में आपने सिर्फ 3 फैमिलीज पढ़े होंगे मेरे ख्याल से, आप लोगों के जब तक सिलेबस था तब तक उसके अंदर क्रूसीफेरी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी, ये 3 फैमिलीज थी। आपके सिलेबस के अंदर जो है यूफोरबिएसी भी है, सोलेनेसी, मालवेसी, कॉन्वॉल्यूलेसी, फैबेसी, एस्ट्रेसी और पोएसी, इनके फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम, यानी कि पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र, ठीक है, ये भी पार्ट है। तो इनके फीचर्स क्या क्या, इनके लक्षण हैं, इसके अलावा इनके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस के टाइप आते हैं, वो सब भी हम यहाँ पर देखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, देखिएगा, ठीक है। और जैसे अभी हमने इकोलॉजी की बात की थी, तो इकोलॉजी वाले पार्ट में हमने कहा था कि जनरल साइंस है और पूरे के पूरे हर तरह के कंपटीशन में आते हैं। अब जो इसमें नया चीज जोड़ा है, देखो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट तो आप शुरू से पढ़ रहे हो, ठीक है, बट अब इसमें एलनीनो, लानीनो, जो ज्योग्राफी वाला पार्ट था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। ओजोन डिप्लीशन आप पढ़ रहे हो शुरू से, डिफॉरेस्टेशन आप पढ़ रहे हो, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जैसे आपने एक टर्म पढ़ी होगी, 3 टर्म्स हमेशा पूछी जाती है, डिफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, तीनों का मीनिंग क्लियर है ना, ये हम पढ़ेंगे, समझ लो यहाँ पे क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब तो क्या होता है कि अगर जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, उनको हम रिमूव कर दें, हटा दें, काट दें, तो हमने क्या कर दिया, जंगलों को काट दिया, तो डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ठीक है ना, जंगल काट दिए। री का मतलब क्या होता है, री का मतलब दोबारा, तो कटे हुए पार्ट पे अगर हमने दोबारा जंगल ग्रो किया है, दोबारा पेड़ लगाए हैं, तो उसको रीफॉरेस्टेशन बोला जाएगा, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास में एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जहां पर पेड़ पौधे ही नहीं थे, डेजर्ट था या कुछ ऐसा पार्ट था कि वहां पे कोई भी मतलब प्लांटेशन ही नहीं था, और वहां पे फिर आप प्लांट लगाओ, तो वो एफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। जैसे आपने हमारे राजस्थान के रेफरेंस में सुना होगा कि जो राजस्थान है उसके अंदर जो हमारा वेस्ट पार्ट है, पश्चिम का जो भाग है, वहां पे डेजर्ट है, ठीक है, गए हो जैसलमेर कभी, है? राजस्थान से बाहर जो लोग रहते हैं ना, वो राजस्थान का नाम सुन के ऐसा लगता है कि वहां तो रेत ही रहता है, ऐसे ही समझते हैं ना, और ना वहां पे पानी कुछ भी नहीं है, वहां तो उजाड़ है बिल्कुल। बट हमने ही नहीं देखा कि डेजर्ट कहाँ पर है। डेजर्ट आता है हमारे यहाँ से, स्टार्ट होता है चूरू से लेकर के और फिर आगे तक, और जैसलमेर में भी नहीं है। जैसलमेर से भी आप बॉर्डर क्रॉस कर जाओगे, मतलब बॉर्डर क्या, बॉर्डर की तरफ जाओगे, तब आपको रेत दिखेगी पूरी, ठीक है। तो उस डेजर्ट को, आपको पता है कि वो डेजर्ट जो है एक्सपेंड करता है, बढ़ता है, वो हवा के साथ चलता है। आज टीबा या टीला यहाँ पे रेत का, आंधी चली रात को, सुबह ये गायब, दूसरी जगह बन जाएगा। उस डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, आपको ध्यान होगा हमने छोटे हवाई जहाज से, ग्लाइडर जिसको बोलते हैं, उससे हमने सीड स्प्रेड किए, बीज डाले, किसके, वो बबूल, दूसरा जो विलायती बबूल जिसको हम बोलते हैं, जो आज हमारे हर गांव में फैला हुआ है और एक प्रॉब्लम बन गया खुद ही, ठीक है ना, वो हमारे यहाँ का प्लांट नहीं है, वो हमने सीड्स डाले थे, और वो इस तरह से एक्सपेंड हुआ कि वो आज पूरे गांव, सब जगह पे फैल गया, सारे रास्ते ब्लॉक कर देता है। उसके कांटे इतने वो होते हैं कि वो कील तो फिर भी मुड़ जाती है, पर वो कांटे नहीं टूटते। तो ये, वो भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। तो ये चीजें इसके अंदर इन्होंने नई ऐड की हैं, ठीक है। और इसमें हायर क्लास का ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा, क्योंकि बाकी सारा पार्ट जो है वो इसमें 12th तक का है,
ग्रेजुएशन का कुछ पार्ट इन्होंने इंक्लूड किया है जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी टॉपिक या कोई भी इसमें पार्ट ऐसा नहीं है जिसको ये समझा जाए कि ये मतलब बहुत ही टिपिकल है, या हम लोग मतलब आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग ये सोचें कि ये मुझसे नहीं होगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक ही कंडीशन है, एक ही शर्त है मेरी, वो ये है कि जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करें और जो भी आपको कहा जाए कि इसको याद कर लेना या इसको ध्यान रखना, तो वो तो आपको करना ही करना है। वो अगर आपने कर लिया तो उस दिन एग्जाम के हॉल में आप याद रखोगे कि ये कहा था आपको और ये जो है इसमें मिल गया मुझे। इसको प्रूव करने के लिए प्रूव तो तब होगा जब आप एग्जाम में बैठोगे, पर फिर भी जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन पेपर्स में हम आपको ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट कही जाएंगी वो आपको मिलेंगी, दिखेंगे। एक टॉपिक करने के बाद में जब हम क्वेश्चंस पेपर देखेंगे लास्ट ईयर के, तो आप कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे उसको। आपको लगेगा कि यार ये तो इस लेवल का क्वेश्चन पे आता है, ये तो मैं कर सकता हूं। दूसरी चीज, आप सब ग्रेजुएट हो तो ये सोच के चलना है कि आप वो माइंडसेट नहीं है जो 11th-12th के बच्चों का होता है, ठीक है ना। आपके थोड़े दिनों में आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगे, आपके ऊपर कुछ और जिम्मेदारियां भी आएंगी, ठीक है। तो वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए ऐसी तैयारी करनी है कि हमको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। और पूछने के लिए किसी भी चीज में, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पूछने के लिए किसी चीज के लिए मना नहीं है आपको। आप मुझसे 10 बार पूछो, ठीक है, बट उसी बात को जब मैं पूछूंगा तो वो आपको आनी चाहिए। बस एक ही शर्त है कि भाई आप नहीं समझ में आ रहा है तो 10 बार बात कर लें उसके बारे में, कोई बुराई नहीं है इसके बारे में, पर 10 के बाद में आपको पता होनी चाहिए कि ये है। और देखो, दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसलिए जुट जाओ, तैयारी करो अपनी, ठीक है ना। और सक्सेस आपके पास में रहेगी हमेशा। एक कॉपी आप अलग से बना लेना, हम उसको एज ए शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। डिटेल नोट्स तो यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चंस तो पेपर आता नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें जो लिखवाने की रहेंगी वो आपको लिखवाऊंगा, बट हम लोग सॉरी शॉर्ट नोट्स जो हैं यहाँ पर, थैंक यू, शॉर्ट नोट्स जो हैं वो हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे, ठीक है। और कुछ आपकी क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो बताओ, बोलो। जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो भी। ठीक है, तो हम लोग कल से कंटिन्यूस जो है, चूंकि पहला पार्ट सेल का है तो सेल से ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक इजी पार्ट से आपको धीरे धीरे साथ में चलने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो कल से हम कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं, बताओ। बायो का बैकग्राउंड नहीं है, किस बैकग्राउंड से हो? मैथ्स से हो? तो मैथ्स वाले देखो, एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहता कि कोई सब्जेक्ट बुरा होता है। साइंस और मैथ्स वाले बच्चे, यानी कि स्पेशली जिन्होंने साइंस ली है, वो साइंस वाले बच्चे 12th तक इस कदर उनके अंदर आदत हो जानी चाहिए मेहनत करने की कि वो आर्ट्स और कॉमर्स वालों से अच्छी मेहनत कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनको स्कूल में फाइल भी बनानी होती है, उनमें स्कूल में और भी चीजें, प्रैक्टिकल भी देने होते हैं, और भी चीजें करनी होती हैं। और चूंकि आप मैथ्स ग्रेजुएट हो गए हो, मैथ्स से हो, तो बायो ऐसा कोई टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है। जो बायो पढ़ते हैं ना, जो बायो से हो 11th-12th वाले, वो फिजिक्स केमिस्ट्री की ट्यूशन कर लेंगे, बायो की नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है बायो इजी है। बिल्कुल बायो इजी है, बट उसको समझना चाहिए, ठीक है। अगर वो समझ लेते हैं तो उनके अच्छे नंबर आते हैं, नहीं आते तो बायो ही ले बैठती है। नीट जैसे एग्जाम के अंदर हाफ मार्क्स का बायो है, 720 का क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें से 360 नंबर बायो के हैं। तो बायो बहुत वास्ट है, आपके सिलेबस में भी बायो वास्ट है। बायो का सिलेबस कम नहीं है, बहुत ज्यादा सिलेबस है। मैं मान के चलता हूँ कि पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कराने के लिए 6-7 महीने, कम 6 से 6 महीने तो आपको रेगुलर चाहिए, जो 7 तक जा सकते हैं, ठीक है ना। बट फिर भी डिपेंड करता है क्लासेस के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो,
ठीक है, आप समझोगे। मैं जैसे अभी ये बात बताई तो मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं समझ में आई होगी। एक बार जो है आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए तो फिर भी हम सोच सकते हैं कि उसको वर्ड सुनने में और उसमें समझने में दिक्कत होती है। और दूसरी चीज एक और ध्यान रखो, देखो हमारा जो सिनेरियो है ना, अब हमारे सराउंडिंग्स का, ये बदल रहा है। अब वो पहले जैसे टीचर्स भी नहीं है, मतलब पहले जैसे का मतलब अब वो माहौल नहीं है। अब आपको बिल्कुल एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है ना, सरकारी नौकरियां वैसी हैं। ठीक है ना, अब आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको अपने अंदर चेंज लाने पड़ेंगे, तब आप सरवाइव कर पाओगे। इसलिए ये मत सोचो कि जो पुराने डर्रे मास्टर जी वाला डर्रा चलता रहेगा, नो। आपको अपडेट रहना है। अपडेट रहोगे तो आपकी पहचान बनेगी। इसलिए सब्जेक्ट में ये नहीं कहता कि ये, इसके अलावा भी आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो और चीजें पढ़ो। आप अपने आप को अपडेट रखोगे ना, तो आपको अंदर से खुद को खुशी होगी। आपको खुद को लगेगा यार मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। और ऐसे ही जीवन ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर वो ऐसे ही चलेगा। तो इसलिए सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, ये ध्यान रखो। ठीक है ना, आपको कुछ भी पढ़ना है, कभी भी पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ सभी को। हम हमारे सबके घरों में ट्यूबलाइट लगी रहती है, सबके घरों में रहती है। क्या किसी ने आज तक ये देखा कि इस ट्यूबलाइट के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन रहती है? आपने बल्ब के ऊपर वॉट जरूर देखा होगा कि ये 60 वाट का है कि 70 वाट का है कि 100 वाट का है, पर आपने ट्यूबलाइट पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी होगी, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते, अवेयर नहीं है। आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हो, न्यूज़पेपर के नीचे 4 डॉट्स आते हैं रोज, अलग अलग कलर के। ठीक है ना, येलो आता है, ब्लैक आता है, ठीक है ना, सियान कलर आता है, और ब्लैक वो ऑरेंज, ये क्या नाम, मैजेंटा, मैजेंटा कलर आता है। उनको हम बोलते हैं CMYK, ये बोलते हैं। हमने ध्यान ही नहीं दिया क्यों छापता है रोज इसको, कलर को। नहीं देखा ना, ये ऑफसेट। इसलिए ये दो एग्जांपल मैंने आपको इसलिए बताया कि ये अवेयरनेस को बताते हैं कि आप कितने अवेयर हैं। कल को आपके बच्चे पूछेंगे आपसे क्या है, तो क्या जवाब दोगे? हर चीज को अवेयर दे। देखो, आप इस बोर्ड के पार पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा पैनल है, ये क्यों इस पे हम लिख पा रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे क्यों नहीं लिख पाते, कंप्यूटर पे क्यों नहीं लिख पा रहे, इस पे क्यों लिख पा रहे हैं, या इसके अंदर ऐसा क्या फीचर है। ये झील जब तक नहीं आएगी ना किसी भी चीज के लिए, तब तक आप, मतलब आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाओगे। तो सभी से मेरा निवेदन यही है, रिक्वेस्ट है कि इस तरह के हर छोटे से छोटी चीज को जानने की कोशिश करें। आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीजें हैं। पैनल देखा आपने, ये फायर एक्सटिंग्विशर लग रहा है, इसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन है, कौन सी गैस है, क्या है, AC में कौन सी गैस है। आधे क्वेश्चन तो इसी से तैयार हो जाते हैं साइंस के। ठीक है, कैमरा लगा हुआ है तो उसमें कौन सा लेंस होगा। ठीक है, आप पढ़ रहे हो पेन, तो पेन के अंदर जो है आपके कौन सा पार्ट होगा, टायर में कौन सी हवा भर रहे हैं, कौन सी आजकल गैस भरी जा रही है। जनरल पार्ट जितना अपने सराउंडिंग्स में देखने की कोशिश करोगे, आपके बहुत सारे जनरल साइंस के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अपने आप को अपडेट रखो, अवेयर रखो। उसके बाद में फिर अपन कल से अपन ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो? सेकेंड ग्रेड की तैयारी के लिए तैयार हो आप सभी लोग? इसमें वीडियो क्यों नहीं आ रही है? हाँ, सेकेंड ग्रेड की तैयारी के लिए आप तैयार हो ना? हाँ, कोई मन में संशय अब नहीं है? क्योंकि बस वैकेंसी क्या है, आने वाली है। तो वैकेंसी के निकलने के बाद विज्ञप्ति थोड़ी तैयारी करोगे। आपको तो क्या करना होगा, युद्ध की तैयारी पहले से की जाती है ना? तो देखो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो हम लोग सेकेंड ग्रेड की तैयारी में यूज करेंगे, है ना। मेरा नाम जसवंत है और मैं आप लोगों को भौतिकी पढ़ाऊंगा, फिजिक्स। ठीक है। और साइंस वाले बच्चों को, बायो वाले बच्चों को भौतिकी फिजिक्स से थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मैथ्स होता है। और आप लोगों का संपर्क भौतिकी से कक्षा 12th के बाद रहा नहीं है, तो एक लंबा अंतराल हो जाता है 4-5 साल का, होता है कि नहीं। कुछ बच्चे बीएससी करते हैं, कुछ एमएससी करते हैं, तो उस बीच में क्या होता है, अपन भौतिकी से टच में नहीं रहते। ठीक है, तो एक थोड़ा लंबा अंतराल भी हो जाता है। तो तो देखो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हम भौतिकी को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है ना। एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे, किस तरह से कवर करेंगे उसकी मैं थोड़ी सी रूपरेखा आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना, रूपरेखा मैं आप लोगों से शेयर करूंगा उसकी। तो बेटा, फिजिक्स भौतिकी है ना, इसके सेकेंड ग्रेड में दो पार्ट है। एक तो कक्षा 12th वाला है, 12वीं वाला है, और एक क्या है, ग्रेजुएशन पार्ट है। ठीक है। एक तो क्लास 11th एंड क्लास 12th है, और एक कौन सा है, ग्रेजुएशन पार्ट। बात समझ में आ रही है? और एक कौन सा है, ग्रेजुएशन पार्ट। ठीक है। मैं जो आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा वो कौन सा पढ़ाऊंगा, मैं ये पोर्शन कवर करूंगा, क्लास 11th एंड 12th। बात समझ में आ रही है? और सर जो आपको पढ़ाएंगे वो कौन सा पढ़ाएंगे, ग्रेजुएशन का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है, आपके जो सिलेबस में कक्षा 12th में जो जितने भी चैप्टर्स गिवन है, ठीक है ना, तो वो जो पॉइंट के फॉर्म में आरपीएससी के सिलेबस में गिवन है वो तो मात्र 13 पॉइंट्स में उन्होंने खत्म कर दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन इसके अंदर अगर हम चैप्टर देखें तो लगभग चैप्टर अपने बैठेंगे 20 चैप्टर जो फिजिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि वो यूनिट लिखते हैं ना। 13 आरपीएससी में क्या दे रखा है, यूनिट दे रखा है। ठीक है, अगर आप उस यूनिट को पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसमें दो दो चैप्टर हैं, किसी में 3 चैप्टर है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो लगभग इन 13 यूनिट में अपने को कितने चैप्टर्स कवर करने हैं, लगभग लगभग 20 चैप्टर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और इन 20 चैप्टर को अपन बहुत तरीके से कवर करेंगे। ठीक है ना। तो जो कक्षा 12th है इसको पढ़ने के लिए इन जो 20 चैप्टर हो रहे हैं ये टोटल, ठीक है ना, लगभग लगभग ये 20 चैप्टर के आसपास जाते हैं। इनको हम कवर कैसे करेंगे, हम सोर्स क्या लेंगे, वो सब भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखना, क्लास 11th, तो पहले मैं बात डिस्कस कर रहा हूं क्लास 11th की। जो फिजिक्स का मेन है डिफिकल्टी लेवल, जो थोड़ा समझने में बच्चों को थोड़ा घबराहट होता है, वो कौन सी क्लास है बेटा, 11th। 11th में एक बार आपका कमांड बन गया ना, सिर्फ एक बार, ठीक है, फिर आपको बहुत आसान लगेगा। और हार्डली 2 या 3 चैप्टर है ऐसे, स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टरों में कमांड बन गया ना, फिर तो फिजिक्स आपको एकदम मजा आएगा फिर पढ़ने में, फिर बोरियत महसूस नहीं होगी, इंजॉय करोगे। फिर किसी काम को करते हैं ना तो आनंद अनुभव होता है ना, वैसे मजा करेगा, मतलब मन करेगा आपका पढ़ने का। ठीक है, तो देखते हैं जो क्लास 11th है, क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना होगा, मैथमेटिकल टूल्स।
क्या पढ़ना होगा बेटा? मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपने ट्रक देखा है, कार देखा है, बाइक देखी है, साइज बड़ी होती है, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, लेकिन उनके कभी टूल्स देखना, टूल्स एक थैले में भर के आते हैं, देखा है ना? पाना, पेचकस, ये सब किस में रखे होते हैं? एक छोटे से थैले में। साइज बहुत बड़ी होती है, लेकिन टूल्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं। सेम ऐसे 11th की फिजिक्स या 12th की फिजिक्स बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन उनके टूल्स क्या है? छोटे होते हैं। और वो टूल्स का अगर हमें समझ है, एक बात बताओ, आपने जब देखा होगा गाड़ी के पाना, पेचकस, तो 3-4 तरह के होते हैं ना उसमें। हम लोगों को जो फर्स्ट टाइम परचेस करता है कार या बाइक, उसको नहीं मालूम होता इस पाने का कौन से नट को खोलने में यूज करते हैं, लेकिन जो रोज का काम है, मैकेनिक है, उसे तो मालूम है ना कि ये नट खोलना है, छोटा है वो देख लेगा, छोटा नट है वो उठा के डायरेक्ट खोल लेगा। और अपन क्या करते हैं? ट्राई करते हैं, यार इससे खुल रहा है, नहीं खुल रहा। बात समझ में आ रही है ना मेरी? सेम ये वैसा ही टूल्स है, ठीक है? पूरी फिजिक्स को अगर सिर्फ आपको ये पता हो, टूल्स पता हो, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है? अब इस टूल्स के अंदर आते क्या क्या है? तो इस टूल्स में जो सबसे पहले आता है वो है डिफरेंशिएशन। क्या बेटा? ठीक है, डिफरेंशिएशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवकलन। ठीक है, क्या था बेटा? पहला डिफरेंशिएशन, अवकलन। बहुत आसान है, पूरी फिजिक्स में अवकलन का बहुत मेजर रोल है, हर चैप्टर में आएगा इसका रोल। आप जैसे ही फिजिक्स के चैप्टर में एंटर करोगे, आपको वहां वेलोसिटी निकालने को आएगा, वेग निकालने को आएगा, त्वरण निकालने को आएगा। तो ये सब किसके पार्ट है बेटा? ठीक है, आगे वाले चैप्टर में फोर्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में चलेंगे, न्यूटन के नियम में, तो वहां एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डीपी बाई डी। ठीक है, रोटेशनल में जाएंगे तो वहां टॉर्क आएगा, डीएल बाई डी आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ऐसे 15-20 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो आपको बेसिक नॉलेज किसकी होनी चाहिए? अवकलन की। जब मैं पढ़ाऊंगा अवकलन, तो मैं पहली क्लास में, पहली दूसरी क्लास में अवकलन अपन जब खत्म करेंगे, तो पूरी फिजिक्स में अवकलन जहां जहां भी यूज होगा, वो सारे फॉर्मूले मैं फर्स्ट डे ही लिखा दूंगा आपको, चाहे वो 11th की फिजिक्स हो या फिर 12th की। तो आपको देखते ही, अगर वो पूरा टेबल याद है ना, तो देखते ही तुरंत समझ जाओगे यार इसमें क्या लगना है, अवकलन। भाई टूल्स है ना, ये अपने पास टूल्स है, इसमें अवकलन भी है, ठीक है, इंटीग्रेशन भी है, डिफरेंशिएशन भी, वेक्टर भी है, ग्राफ भी है, सारी चीजें है ना? समझ बात आ रही है? तो ये टूल्स है। अब अपने दिमाग को पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा टूल्स यूज करना है, अवकलन की समाकलन, इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन, अदिश राशि है कि सदिश राशि, वो देखते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है? बस ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले से होगा क्या? तो ये टूल्स है, टूल्स में जितना अच्छा कमांड होगा ना, वही चीज मैं बता रहा हूं। पाना बहुत सारे होते हैं, आपको नट देखते ही समझ में आना चाहिए कौन से नंबर का यूज होगा, और वो कब आता है? जब उन लोग प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा, देखते ही कि हाँ यार ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है, इसको वेक्टर से करेंगे, इसमें डॉट प्रोडक्ट लगेगा, सदिश और अदिश गुणनफल होते हैं ना, डॉट और क्रॉस, किसमें सदिश गुणनफल होगा कि अदिश गुणनफल होगा। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूले हैं, 15-20 फॉर्मूले हैं, बस अपने को देखते ही समझ में आ गया कि इसमें ये यूज करना है। भाई एक्स गिवन होता है तो डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने को क्या मिल जाता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन। यहां ये पी मोमेंटम होता है, संवेग, संवेग का अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन मिल करते हैं तो क्या आ जाता है? फोर्स आ जाता है। बात समझ में आ रही है मेरी?
कोई डाउट? तो ये हम कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? अपन डिफरेंशिएशन, देखो ये प्योर मैथ्स का टॉपिक है, क्लास 12 के मैथ्स में आता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। लेकिन हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे, मैथ्स के उन बिंदुओं को अपन फोकस करेंगे जो फिजिक्स में यूज होगा। डायरेक्ट एप्लीकेशन है अपने को, क्यों होता है क्या होता है वो हमें नहीं जानना, हमें तो बस सेकंड ग्रेड एग्जाम क्लियर करना है। फॉर्मूला पता है, इसका यूज कहां करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पाना पेचकस किस मटेरियल का बना है, ऐसा क्यों बना है, इस पे जाएंगे क्या अपन? अपन तो उनका क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं ना सीधे। क्यों ऐसे बनाया, किस कंपनी ने बनाया, इस पे अपने को नहीं जाना है, अपने को तो टू द पॉइंट बात करेंगे। क्लियर है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो ये बात थी अपने डिफरेंशिएशन की, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही अच्छा यूज है स्लोप, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं बेटा? ढाल। इसे हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स, बहुत जगह यूज होगा। तो ये क्या है, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ही तो है, अवकलन ही तो है y का, किसके सापेक्ष, x के। बात समझ में आ रही है ना। तो बस अपने को पता होने चाहिए कि अब अपने को पता है कि यार स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, मतलब यहां क्या लगेगा, डिफरेंशिएशन, अवकलन। अगर किसी बच्चे को मालूम ही ना हो कि स्लोप किसके बराबर होता है, अवकलन के, तो वो क्या करेगा, लगा पाएगा क्या? बात समझ में आ रही है ना मेरी। अब इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक आएगा ना टूल्स में, वो है अपना इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समझ गया ना, समाकलन। इंटीग्रेशन का मतलब यहां किससे बेटा, समाकलन से, ठीक है। बात समझ में आ रही? इंटीग्रेशन का मतलब किससे है, समाकलन से, ठीक है। तो वही चीज है फिर अगेन कि हम जब, मैं अगर कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, जैसे भी मैंने क्या लिखा था, v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। तो बेटा dx इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, v dt। पिछली बार डिफरेंशिएशन में, अवकलन में हम v निकालते थे क्योंकि x पता होता था। अब हम यहां क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, क्योंकि क्या पता है अपने को, v पता है। तो यहां x निकालने के लिए हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे। और हमें जो इंटीग्रेशन यूज होता है फिजिक्स में वो डेफिनेट है, निश्चित समाकलन। कौन सा यूज होगा बेटा, डेफिनेट, निश्चित समाकलन की जिस समय टाइम t1 है उस समय इसकी पोजीशन x1 है, और जिस समय टाइम t2 है उस समय इसकी पोजीशन क्या है, x2। इंटीग्रेट करेंगे, आंसर समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यही बेसिक चीजें हैं कि कब क्या अप्लाई होगा। इसमें डिफरेंशिएशन कब करते थे, यहां x दिया है तो अपन ने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। अब यहां क्या गिवन है, v दिया हुआ है, v नोन है। समझ बात आ रही है, कैसी क्वांटिटी है, नोन है, तो पुट करेंगे। समझ बात आ रही है ना। तो कब क्या दिया हो तो कब इंटीग्रेशन यूज करना और कब डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है ना। वो अपने को पता कैसे चलेगा, जब अपन उन फॉर्मूलों को जो मैं लिखाऊंगा 15-20 फॉर्मूले, उनको एकदम अपन ढंग से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बात समझ, नहीं तो हर बार है ना क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यार, इसमें डिफरेंशिएशन लगेगा कि इंटीग्रेशन। तो इसे रटना है अपने को बेसिकली कि जब x पता है तो v निकालने के लिए क्या करेंगे, अवकलन, डिफरेंशिएशन। जब v पता है और x निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारे चीज पॉइंट्स मैं आपको नोट्स में ही लिखा दूंगा, मतलब पढ़ने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसमें बेटा जितने क्वेश्चंस में हम अवकलन यूज कर सकते हैं उन सभी में हम क्या लगा सकते हैं, लगभग सब में क्या लगा सकते हैं, समाकलन। बात समझ में आ रही है। रिवर्स होता है अवकलन और समाकलन, क्या होता है, रिवर्स। बात समझ में आ रही है। x पता था तो v निकल गया
और v पता है तो इसे क्या कर दिए, समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा x। तो अमूमन जिन जिन क्वेश्चंस में अवकलन लगता है उन सभी में क्या लगता है, समाकलन भी लगता है। दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स। जिसका अवकलन होगा इसका मतलब 100% उसका समाकलन भी होगा। जब समस्या है तो समाधान भी तो होगा, बस वैसे ही है, जिसका अवकलन उसका समाकलन भी होगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। जैसे अगर मैंने बात की आप लोगों से, मैंने लिखा स्लोप, ठीक है ना, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। क्या होता है बेटा, tan थीटा dy बाई dx, ठीक है। या m से भी लिखते हैं अपन, स्लोप को किससे लिखते हैं, m से, ठीक है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में m आपको गिवन है, m क्या है, अपने को दे रखा है, ठीक है, और अपने को y पूछा है। क्या पूछा बेटा, y, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, dy इक्वल्स टू m dx। बात समझ में आ रही है। और फिर हम इसे क्या कर देंगे अगले स्टेप में, इंटीग्रेट, ठीक है। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से m बाहर आ जाएगा, dx का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि जहां जहां अवकलन पॉसिबल है उन सभी जगह पे क्या है, समाकलन। तो जितने, अगर मैं 20 फॉर्मूले अवकलन के लिखाऊंगा तो 20 फॉर्मूले उनसे क्या बन जाएगा, समाकलन। बात समझ में आ रही है। बस ये है कि हम इसमें कौन सा समाकलन यूज करते हैं फिजिक्स में, निश्चित, डेफिनेट। समझ बात आ रही है ना। निश्चित का मतलब क्या, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं बोल रहा हूं कि जयपुर का क्षेत्रफल निकाल के लाओ। क्या निकाल के लाओ, जयपुर का क्षेत्रफल। तो जयपुर की जो बाउंड्री है वो प्रॉपर डिफाइन नहीं है। जो जयपुर की बाउंड्री है वो प्रॉपर डिफाइन, कहीं दौसा डिस्ट्रिक्ट लग रहा होगा तो कहीं कोई और डिस्ट्रिक्ट लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर बाउंड्री नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं इस क्लास का क्षेत्रफल निकालो तो क्लास की ये वाली बाउंड्री फिक्स है ना, कि ये 10 मीटर है तो 10 मीटर ही है, ये 5 मीटर है तो 5 मीटर है। तो हम जो पढ़ते हैं ना फिजिक्स में वो कौन सा पढ़ते हैं, निश्चित, क्योंकि अपने को परफेक्ट आंसर चाहिए, अनिश्चित नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है, अपने को क्या चाहिए, परफेक्ट चाहिए अपने को। इसलिए हम यहां यूज कर रहे हैं, हम कहां यूज कर रहे हैं, T1 से निश्चित समय में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, अनिश्चित में हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। फिर ये क्या गया, यहां तक बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद अगला जो टूल है ना, ये है वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर के भी ना 3-4 पार्ट्स में अपने को वेक्टर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहला जो पार्ट है इसका वो है यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है बेटा, यूनिट वेक्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश। पुराने क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा एकांक सदिश के क्वेश्चंस, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो पहला जो टॉपिक होगा अपने वेक्टर में, हम यूनिट वेक्टर समझेंगे। यूनिट वेक्टर के बाद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का गुणनफल। समझ बात आ रही है। तो एक होता है डॉट, एक होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट, और एक क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट को हम बोलते हैं, समझ में आ गया ना, सदिशों का अदिश गुणनफल। और ये कौन सा गुणनफल हुआ बेटा, सदिश गुणनफल। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है। तो फिर इसके बाद आएगा जो वेक्टर में अपने को जो सिलेबस में दे रखा है,
इसके बाद है ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आएगा अपना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्या आएगा? रिजोल्यूशन ऑफ एक्स कंपोनेंट वेक्टर का एक्स एक्स में वैल्यू और वाई एक्स में वैल्यू लिखते हैं ना। एफ होता है तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? तो बेसिक ये है जो अपने को वेक्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो जो फिजिक्स में हम ज्यादा यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? जो ज्यादा यूज होगा देखो वो आपको मैं बता दूं, इन दो का। न्यूमेरिकल में ना इन दो का सबसे ज्यादा यूज आएगा भाई। ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ये किस लिए यूज होते हैं बेटा? वेक्टर एडिशन में। किस में यूज होते हैं? वेक्टर एडिशन में। मतलब दो सदिशों का अगर योग करना है तो कौन सा लॉ लगाना होगा? चाहे ट्रायंगल लॉ लगाओ या फिर पैरेललोग्राम। दो सदिशों का योग। अब आपको दे रखा है कि एक बल 10 न्यूटन है, ये F1 है और ये F2 है, 20 न्यूटन है। कुल बल बताइए। तो बल कौन सी, फोर्स कौन सी होती बेटा? सदिश होती है ना। अपने को क्या बताना है? कुल फोर्स बताना है। बात समझ में आ रही है? क्या बताना है बेटा अपने को? कुल फोर्स बताना है। तो कुल फोर्स बताना है तो अपने को इनका क्या लेना पड़ेगा? वेक्टर सम। बात समझ में आ रही है? क्या लेना होगा? वेक्टर सम। अब आपको पता होना चाहिए कि जो नेट आएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट F1 स्क्वायर प्लस, कई बार हमें वेग का कुल वेग निकालना होगा। दो अक्षों में वेग गिवन होंगे जब हम प्लेन पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो दो अक्ष में एक्स एक्स में भी गति होती है और वाई एक्स में। तो कुल गति कितनी है, कुल वेग कितना है? तो कौन सा लॉ लगेगा? वेक्टर। जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है? सदिश है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, कुल निकालना है तो क्या लगेगा? वेक्टर। जब हम मैग्नेटिक पढ़ेंगे, मैग्नेट भी क्या है? मैग्नेटिक। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है? सदिश है। तो वहां भी कुल निकालना होगा तो क्या लगेगा? वेक्टर एडिशन। तो कुल मिला के फिजिक्स में जहां जहां भी हमें कुल निकालना है, ठीक है ना, सदिशों का सम चाहिए, कुल सदिश चाहिए, कुल वेग, कुल फोर्स, कुल मोमेंटम, जहां भी अपने को टोटल चाहिए वहां अपन को क्या लगाना पड़ेगा बेटा? ट्रायंगल लॉ। ठीक है, और एक है प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट, कि जब हम वर्क निकालते हैं तो वर्क के लिए हम क्या यूज करते हैं? एफ डॉट, कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं? डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब हम पावर निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं? एफ डॉट वी। कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो आपके दिमाग में वो चीज क्लियर होना चाहिए कि कब कहां डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं और कब कहां क्रॉस प्रोडक्ट। और वो पता कैसे चलेगा? जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो इनकी सारी टेबल 11वीं 12वीं में जहां जहां यूज होगा वो दोनों चीजें हम लिखेंगे भी, उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लास में भी मैं कराऊंगा और साथ में आपको क्या मिलेगा? असाइनमेंट। टॉपिक वाइज असाइनमेंट है। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, हर टॉपिक का क्या मिलेगा आपको? असाइनमेंट। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन मैं बोर्ड में कर रहा हूं तो 20 क्वेश्चन मैं आपको कहां करवाऊंगा? असाइनमेंट में। बात समझ में आ रही है? और असाइनमेंट को अपन टॉपिक वाइज क्या करते जाएंगे? डिस्कस भी करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि असाइनमेंट हम दे रहे आप कर ही नहीं रहे हो, फिर आउटपुट नहीं आएगा। हमारे साथ साथ चलना होगा। रोज का काम रोज। टाइम वगैरह आपको सब पता है, 4 घंटे की क्लास होगी रोज अपनी। ठीक है ना, 3 सब्जेक्ट्स है तो उसमें डिवाइड कर लेंगे। कोई दिक्कत बेटा इसमें? समझ में आ रहा है ना? तो वेक्टर हो गया, और वेक्टर के बाद जो आएगा वो है अपना ट्रिग्नोमेट्री।
अब ट्रिग्नोमेट्री है ना, त्रिकोणमिति, ठीक है। ये एक तो सबसे पहले ना बच्चों को याद ही नहीं होता 0 से लेकर 180 तक की वैल्यू। कहां से कहां की याद नहीं होती? 0 से लेके 180 तक। जो इसका सबसे मेन यूज आएगा ना वो साइन थीटा। इसकी वैल्यू अपने को कहां से कहां तक पता होनी चाहिए? 0 डिग्री भी पता होनी चाहिए, 30 डिग्री भी पता होना चाहिए, 45 भी, 60 भी पता होना चाहिए, 120, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा बेटा? और फिर क्या आ जाएगा? 180। साइन और कॉस की वैल्यू तो मैं मानता हूं कि हर बच्चे को ये रटा होना चाहिए, ठीक है। कहां से कहां तक? 0 से, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक ये आता है ना तो आपके क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के कारण नहीं रुकेंगे। और ये बहुत आसान है। साइन 0 क्या होता है? साइन 30, बस यहीं तक तो याद करना है। इसके बाद रिवर्स ऑर्डर में चलो, यहां से आए अब उल्टा चलो, तो साइन 120 क्या हो जाएगा? √3/2, 1/√2, जीरो से 90 पता है तो आगे क्या है? उसी का रिवर्स ऑर्डर में चले जाओ। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 पे? 1, √3/2, 1/√2, ठीक है। अब कॉस क्या होता है? इधर 90 के बाद नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? चलना अपने को रिवर्स ऑर्डर में, इधर बस माइनस साइन लगा देना, माइनस। अब ये बताओ, साइन और कॉस आपको पता चल गया तो tan थीटा निकालने में क्या ही दिक्कत है? tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों को डिवाइड करते जाओ, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? मेन तो अपने को ट्रिग्नोमेट्री में जो ज्यादा यूज होगा फिजिक्स में एक वैल्यू ज्यादा यूज होती है, cos 120। क्या यूज होती है बेटा ज्यादा? cos 120। तो अपने को पता होना चाहिए क्या है? -1/2। tan 135, ठीक है। तो tan 135 कितना आ रहा है? -1। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? ठीक है, तो बस ये दो पता हो, ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब इसके बाद इनके कुछ फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटी भी है, ठीक है, जो 10th में पढ़ते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, पढ़ा हुआ है ना? ठीक है, तो जो बेसिक आइडेंटिटी है वो अपने को पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसके बाद कुछ और बेसिक फॉर्मूले हैं, साइन a प्लस बी, ये जितने भी फॉर्मूले हैं, प्लस माइनस, ठीक है, कॉस साइन 2 थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। बेसिक फॉर्मूले अगर अपने को पता है तो अपन फिजिक्स में नहीं रुकेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कारण। एक इनकी एवरेज वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए जितने भी है, किस ये एवरेज का साइन है, इनका औसत मान। साइन थीटा का औसत मान क्या होता है? कॉस थीटा का औसत मान क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान क्या होता है? ये सब किस में आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इनका कहीं भी हम यूज कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो चैप्टर है ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें खूब यूज है इनका। ऑसिलेशन, उसमें खूब यूज है। साइन कॉस आपने सब पढ़ रखा है, साइन कॉस ही आते हैं उसमें। तो बेसिक चीजें अपने को ये पता होनी चाहिए सब, ठीक है। तो वहीं ये सारी चीजें हम वहां देखेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में फिर ग्राफ पता हो कि साइन का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ कैसा होता है। जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, डायरेक्ट ग्राफ पे आते हैं,
ठीक है, जैसे आपको मैं क्वेश्चन एक समझाता हूं। x इक्वल्स टू दे रखा है a साइन ओमेगा टी, ठीक है, आपको ऑप्शन बना देगा, 4 ऑप्शन बना देगा, बोलेगा वेग और समय ग्राफ कौन सा होगा। कौन सा ग्राफ पूछ लेगा, वेग समय ग्राफ। अब x दे रखा है ना, x दे रखा है, अपने को क्या निकालना है, वेग। तो अब अपने को पता होना चाहिए भैया वेग क्या होता है, इसका अवकलन होता है। क्या होता है, अवकलन। तो अवकलन इसका क्या आता है, a, और इसका अवकलन आता है ओमेगा साइन, ओमेगा साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या आ गया, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अब आपको पता है कि x से वेग निकलेगा, तो वेग कैसे निकला है, अवकलन से। तो इसमें कौन सा फंक्शन आ गया है, कॉस आ गया। अब कॉस का ग्राफ अभी आपको अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, ये किसका ग्राफ होता है बेटा, कॉस का। तो जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं वो अपने को पूरा बेसिक नॉलेज है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो अपन सारा ही पढ़ेंगे, वैल्यू भी पढ़ेंगे, फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, ग्राफ भी पढ़ेंगे, उनकी एवरेज वैल्यू भी पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना मेरी। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है जो मैंने दिया, अवकलन लगा और उसका क्या बना दिए, ग्राफ। तो ऐसे ना मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स में लास्ट जो है वो कराऊंगा, वो क्या है बेटा, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हमें बेसिक इक्वेशन पता होना चाहिए। ये मैथ्स के कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बेसिक अगर अपने को फॉर्मूले पता है तो इजीली अपन क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। यहां से अपन देख के समझ जाते हैं स्लोप पॉजिटिव है कि स्लोप, ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। कब ग्राफ ऐसे बनेगा, कब ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मेन इक्वेशन ये इसी के पार्ट है, अलग इक्वेशन नहीं है। बट जब क्वेश्चंस में इस तरह से लिख देता है ना तो दिक्कत होने लगती है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ का भी अपने को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखोगे तो ग्राफ भी आपको मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। तो मैथमेटिकल टूल्स में आप लोगों को समझ में आ गया है क्या क्या पढ़ना है बेटा अपने को, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ। तो ये 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों में अगर आपने कमांड बना लिया एक बार तो फिर फिजिक्स के लिए अपन एकदम। और जब तक ये 5 चीज में कमांड नहीं बनेगा ना तो आप फिजिक्स नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है। ये एक रॉ मटेरियल है उसके लिए। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी हो तो बिल्डिंग बनाने के लिए अपन पहले छत की ढलाई करते हैं या बेस बनाते हैं, बेस बनाते हैं तो पानी से बनाते हैं या सिर्फ बजरी से। सब चीज चाहिए ना उसमें, पानी भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, रॉड भी चाहिए, ब्रिक्स भी चाहिए। समझ में आता है। तो ये अपना बेसिक फंडामेंटल है, इसी को बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। एक वर्ड सुनोगे बोलते हैं टीचर्स की बार बार कि बेसिक आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रांग। तो बेसिक यही है, कुछ और नहीं है। अब आपको इनका अच्छे से नॉलेज है कि कब किसे कहां यूज करना है। तो जब हम चैप्टर में एक बार एंटर करेंगे, मैं बोलूंगा यहां डिफरेंशिएशन यूज करना, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। मैं बोलूंगा यहां सदिश गुणनफल होगा, यहां ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो वहां आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये सब टॉपिक अपना क्या होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। और इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। बात समझ में आ रही ना। ये जो 4-5 टॉपिक मैंने बताया इसमें हम 200 क्वेश्चंस करीब करेंगे, 200 प्लस। तो अपना ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा।
ठीक है, तो इसके मैं 200 से ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा आपको असाइनमेंट के। क्लास में तो मैं करूंगा, उसके अलावा मैं असाइनमेंट के फॉर्म में दूंगा। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स में जितने भी चैप्टर है अपने क्लास 11th और 12th के, तो मैं जो आपको नोट्स लिखाऊंगा, पहले बता दूं, मैं एकदम एनसीईआरटी से ही लिखाऊंगा। क्वेश्चंस का लेवल अपन थोड़ा सा सेकेंड ग्रेड से ऊपर का रखेंगे, क्योंकि पेपर का कोई तैयारी कर रहा है तो अपन एक स्टेप ऊपर तक करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, और सारे जो नोट्स होंगे वो मैं किससे लिखाऊंगा आपको? एनसीईआरटी से। और साथ में आपको एनसीईआरटी अपने साथ रखनी भी है, और ऑल वो नहीं रखना, मोबाइल पे नहीं रखना, हार्ड कॉपी रखना है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो मार्क भी तो करोगे, जिससे रिवीजन करोगे तो उन पॉइंट्स को समझ बात आ रही है? ठीक है, आपके दिमाग में वो छपा रहना चाहिए, उसके सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे अपना मेन कमांड होना चाहिए। एनसीईआरटी जितनी अच्छी रहेगी, थ्योरी के जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे आपने देखा होगा, अगर पेपर में थ्योरी के टू द पॉइंट होते हैं, तो बेसिक अपन किसे लेके चलेंगे? एनसीईआरटी। और उसके अलावा एक बुक और है, लेकिन वो मैं आपको क्लास में करा दूंगा, एचसी वर्मा। ठीक है ना, वहां तक अपन लेवल मेंटेन करके चलेंगे। अब आपको मालूम है जो सेकेंड ग्रेड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, 150 में 35 अगर आपको परसेंट निकालना हो तो लगभग 25% होता है। कितना होता है बेटा? 25%। तो 25% एक अच्छा खासा वेटेज होता है। समझ बात आ रही है? अगर कोई बच्चा सब में स्ट्रांग हो, लेकिन उसका ये 25% पोर्शन एकदम ही वीक हो, तो वो सक्सेस होगा क्या? नहीं हो पाएगा। समझ बात आ रही है ना? तो अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी पार्ट्स, कोई भी चीज अपना वीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है। और प्रैक्टिस करोगे तो 100% क्या होगा? वो स्ट्रांग हो गई है। अब ये 4-5 चीजें नहीं आने के कारण क्लास कक्षा 11वीं में नहीं समझ पाते बच्चे, इसलिए उनकी फिजिक्स क्या रह जाती है? वीक रह जाती है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो जैसे एकदम टू द पॉइंट अपन पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। जब मैं कराऊंगा तो उसमें मैं पीवाईक्यू भी लेता चलूंगा, आपको क्लास में डिस्कस करता चलूंगा कि आपको समझ में आए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड था। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो किसी तरह से तो मुझसे क्या करना है? डिस्कस भी करना है। ऐसे नहीं कि मन में डाउट लिए बैठे हैं। ठीक है, और सिलेक्शन लेना है तो आपको तेज चलना पड़ेगा थोड़ा सा। समझ बात आ रही है? जितनी मेहनत और कर रहे हैं, अगर आप भी उतनी मेहनत करोगे तो सक्सेस होगी क्या? नहीं होगा ना। इसका मतलब अपने कौन से, अगर आप 90% टारगेट करके चलोगे तो आपके वहां कितने आने हैं? 80%। समझ बात आ रही है? तो हम लोग तो यही टारगेट करके चलेंगे कि पूरे में 35 क्वेश्चन फिजिक्स क्या रहे, तो 35 में 35 ही करें। अपने पूरे सही होने चाहिए फिजिक्स में, और पढ़ोगे तो 100%। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आता है, पर क्या है कि अपन वहां उस लेवल तक पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सेम वही प्रोसीजर अपना कहां का रहेगा? क्लास 12th का भी रहेगा। अब ये जो बेसिक है ना, बेसिक एक बार समझ गया तो 11th और 12th कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि वहां चीजें है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। कौन फ्लो करेगा बेटा? तो इलेक्ट्रॉन वायर में फ्लो करेगा तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। समझ बात आ रही है? लेकिन यहां जब हम 11 की फिजिक्स पढ़ते हैं तो बॉल रोटेट भी होता है। बॉल एक्स डायरेक्शन में भी चला जाएगा, वाई में भी चला जाएगा, जेड में भी चला जाएगा। तो यहां बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि तीनों डायमेंशन में वर्क हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन वहां अपना कंपैरेटिवली 11 से आसान पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसी के साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर रहा हूं। कल से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी तरह से कोई भी दिक्कत हो, हम 24 घंटे, जब तक आपका सेकेंड ग्रेड का पेपर नहीं होगा, हम अवेलेबल हैं। ठीक है, मन में कोई जैसे वो होता है ना कि बच्चे डाउट नहीं पूछ पाते, डाउट अगर नहीं पूछ पा रहे हो क्लास में, क्लास के बाद पूछ लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाकी वैसे डाउट वाली कोई समस्या, बच्चों को जनरली फिजिक्स में डाउट का एक प्रॉब्लम रहता है। सारी चीजें, सारा सॉल्यूशन है ना, जो भी अपन आपको असाइनमेंट देंगे वो सारे सॉल्यूशन आपको अवेलेबल भी कराएंगे। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि कोई न्यूमेरिकल में अटक गया है तो अब मैं क्या करूं, उसकी दिक्कत तो हमारी है।
आप पढ़ के उसका सॉल्यूशन कौन बताएगा? हम बताएंगे, ठीक है ना? ठीक है बेटा, ओके। हेलो हेलो। हाँ भाई योद्धा, क्या हाल चाल है? तुम तो बड़े दिनों बाद दिखे हो, कहाँ चले गए थे? ये ऑनलाइन वाले बच्चों का आवाज़ आ रही है। हमें तुमसे एक दो बातें बतानी थी कि देखो, कंपटीशन एग्जाम अगर तुम्हें एंट्री मारनी है तो एक दो बातें हमारी सलाह अगर मानोगे तो शायद तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ दो सलाह दे रहा हूँ। पहली, जिस किसी भी चीज़ की तैयारी करो उसी की करो, ठीक है? और एक टारगेट फोकस करके शुरू करो अभी से, कल का इंतजार नहीं करना है, ठीक है? जैसा कि अभी कल शायद तुमने एक नोटिस भी देखा होगा कि स्कूलों से डिटेल मांगी है, ठीक है? कि वैकेंट जो सीटें हैं उन सब की डिटेल मांगी है, तो 4 जून के बाद उनको डिटेल देनी है। सब जो है पूरे डिपार्टमेंट से डिटेल मांगी है, और 4 जून के बाद डिटेल देने के बाद जो है ये मान लीजिए 1.5 या 2 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है, सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का वैकेंसी आएगा, ठीक है? थर्ड ग्रेड में हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग टाइम लगे, हो सकता है आ जाए एक्सपेक्टेड, बट मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि उसको गवर्नमेंट जो है एंड में कराती है, क्योंकि वो बड़ी वैकेंसी होती है, गवर्नमेंट के लिए बड़ी होती है वो, सरकार उससे चलती है गिरती है, ठीक है? तो वो उसके अकॉर्डिंग बड़ी होती है, तो उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है? लेकिन ये आएगी। और एग्जाम जो है ये मानिए कि तुम जून जुलाई 25 में, अब तुम सोचेंगे अरे अभी तो 1 साल है। सिर्फ 1 ही साल है। तुम्हें पता है कि सेकंड ग्रेड में और अपना फर्स्ट ग्रेड में बच्चों के सिलेक्शन जो है वो क्यों नहीं हो पाते हैं? कई बार कई सालों से तैयारी कर रहे होते हैं कई बच्चे, क्योंकि पूरा फोकस करके करते ही नहीं है। कई तुमने देखे होंगे जब वैकेंसी आती है ना तो गांव से आते हैं, क्लासेस लेते हैं, चले जाते हैं, पूरा नहीं रुकते हैं। और बच्चे क्लास कब लेते हैं? जब एंड आता है कि अब 5 महीने बचे हैं, 5 महीने में सिलेबस कराएंगे, 5 महीने क्लास ले लेते हैं, फिर सिलेबस ही होता है, उससे खुद से रिवीजन नहीं होता, ना वो टेस्ट दे पाता है, ना उसकी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होती है। इसलिए अपने को वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि 4 जून के बाद जो है जैसे नोटिफिकेशन या कुछ भी आएगा ना जुलाई, ठीक है, तुम्हें इस यहाँ भी क्लासरूम में भी जगह नहीं मिलेगी, बच्चों की हालत होगी। लेकिन बच्चा पहले नहीं करता है, अभी तो कहीं शादियों में घूम रहा है या घर पे है, ठीक है, क्योंकि सीरियस तैयारी नहीं करता है। बाद में कहता है कि हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा भाई? तुमने सिलेबस ही पूरा किया अभी तो, अब रिवीजन करने का वक्त तो अब आया था, इतने में एग्जाम आ गई। तुमने प्रैक्टिस की कब? प्रैक्टिस तो की ही नहीं। कंपटीशन एग्जाम तो प्रैक्टिस मांगता है, कम से कम 1 महीने में 7 से 8 रफ नोटबुक भर जानी चाहिए तुम्हारी प्रैक्टिस कर करके, लेकिन तुमने वो की ही नहीं। तो कब कब कैसे होगा सिलेक्शन बताइए? होगा नहीं होगा? ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। जैसे अदर एग्जाम जो हायर लेवल की जो एग्जाम्स हैं, तुम देखो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है, अपने फील्ड की नेट गेट की एग्जाम्स हैं, उनमें देखो उनमें बच्चा रेगुलर तैयारी करता है, इनमें रेगुलर नहीं करता। वैकेंसी आई तो तैयारी करी, वैकेंसी नहीं आई तो बैठे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, रीट कर लिया, एसएससी कर लिया, कुछ और कर लिया। भाई जो करना है वो एक करना है। तुम एक एग्जाम्पल छोटा सा सोच के बताना, क्या तुम्हें 6 से 7 महीने नहीं लगेंगे सिलेबस को पूरा करने में? लगेंगे, पक्की बात। और फिर फर्स्ट पेपर 6 से 7 महीने उसमें लगेंगे, और एक साथ अगर तुमने दोनों किए तो फिर तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि 4 घंटे क्लास ये, 4 घंटे क्लास वो, एक दिन में 8 घंटे, इतना ही पढ़ सकता है इंसान, इतना ही पढ़ सकता है। और एंड में आके अगर करोगे तो दोनों क्लासें अटेंड करोगे। इसलिए अभी सब्जेक्ट को पूरा कर लो, फिर पेपर की अपना जो जनरल वाला पेपर है उसकी क्लासें चलती रहेंगी, प्रैक्टिस पैरेलल में चलते रहेंगे, टेस्ट देते रहेंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, ठीक है? तो जो बच्चे शुरू करते हैं ना पहले,
तुमने कई बच्चे देखे होंगे नए नए से जिनकी कुछ उम्र भी नहीं होती है और वो सेलेक्ट हो जाते हैं, कई एज्ड बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एज्ड का पैटर्न आज भी वही है कि वैकेंसी आएगी तो तैयारी करें। जबकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको अगर 2 महीने प्रैक्टिस ना करो सब गायब हो जाता है। 2 महीने में पूरा प्रैक्टिस जो है गायब हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा जो सिलेबस है उसको बेसिक से शुरू करेंगे। कल से तुम्हारे जो है सिलेबस की क्लासेज जो है वो स्टार्ट होंगी और मैं तुम्हारा जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, बट पहले फिजिक्स में जो तुम्हारा बेस है उसको तुम बना लीजिए, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एटलीस्ट वो भी नहीं पता होता है। बायो वाले स्टूडेंट के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है उन सब में भी, तो वो भी जरूरी है। तो पहले वो सब बेस बनाते हुए 12th वाला पार्ट कर लीजिए, वो हो जाएगा, तब उसके बाद जो है मैं तुम्हारा पैरेलल में जो है ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन है वो लेंगे। और ग्रेजुएशन वाला पोर्शन फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री और बायो दोनों में भी उन्हीं में भी करना है, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों के 40% मार्क्स नहीं आने की वजह यही है, कट ऑफ कम जाने की वजह यही है, क्योंकि करीब 10-10, 12-12 क्वेश्चंस जो है ग्रेजुएशन के पार्ट से आए थे, जो किसी ने नहीं पढ़ाए, किसी ने नहीं पढ़ाया। हमें पढ़ाना है इसलिए पढ़ रहा है सेकंड ग्रेड वाले बच्चों को, क्योंकि वो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन वो अभी भी नहीं करा पाएंगे। क्योंकि जो कोई 10-12 साल से मान लीजिए कोई एक पैटर्न पे पढ़ा रहा है, जो कहते हैं ना अपने लोकल भाषा में पुराने ढर्रे पे चल रहा है, वो तो उसी पे चलेगा, उससे बदलाव नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे। तो अब नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बदलाव करने होंगे, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होगी। तो तुम भी ऐसा नहीं है कि पुराने पैटर्न पे पढ़ाई करोगे, नहीं, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली पढ़ाई करोगे। ठीक है, कल से तुम्हारा सिलेबस और वो जो है उनको तुम शुरू करोगे। ठीक है, कल 8 बजे तुम्हारी पहले बायो की क्लास होगी, फिर 9:15, 9:30 तुम्हारी क्लास जो है फिजिक्स की होगी, उसके बाद तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास होगी। ठीक है, लगभग 11 बजे तक लगातार चलेगा, 11, 11:30 बजे तक। ठीक है ना? ओके, कल मिलेंगे अपन 8 बजे। ठीक है ना भैया? चलिए, राधे राधे।